हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजन कुमार विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में विलीन होंगे। आइए आज हम आप लोग को इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद में लेकर के चलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन, क्या प्रश्न है? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। बताइए आप लोग, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? क्या मारेंगे? ब्रिटेन। क्या मारेंगे? ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928। देखिए, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, 1834 में की गई थी। यंग, ये सब ही क्या है? रॉन्ग है ऑप्शन। यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी? 1834 में की गई थी। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, यंग इटली। इसकी स्थापना पूछेगा तो क्या मारेंगे? 1831। और इसकी स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। इसका यंग इटली की भी स्थापना किसने की है? मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना 1834, यंग इटली की स्थापना पूछेगा तो 1831 मारेंगे। और यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? मेजनी। और यंग इटली का भी संस्थापक क्या हो जाएगा? मेजनी। आइए आगे बढ़ते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग, जस्ट बताए हैं। मेजनी होगा, बिस्मार्क, काबूर या गैरिबाल्डी? मैसेज कीजिए, क्या हो जाएगा? मेजनी। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। नेक्स्ट, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? क्या करा? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर एमैनुएल या मुसोलिनी? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? क्या मारेंगे? बताइए, क्वेश्चन भी बताएं अभी। मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। आइए नेक्स्ट। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन है? क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहाँ? इटली में मेटरनिक था, मेजनी था, नेपोलियन या गैरिबाल्डी? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन है? क्या मारेंगे? बताइए। नेपोलियन। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है या कौन था? मेजनी, नेपोलियन, मेटरनिक, गैरिबाल्डी? बताइए आप लोग, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? किसको बता दें? मेजनी। आइए नेक्स्ट। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को, गैरिबाल्डी, नेपोलियन या कोसुद्ध? बताइएगा, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? मैसेज कीजिए। क्या मारेंगे? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? पूछेगा, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? कमेंट कीजिए आप लोग, क्या थे? नाविक। आइए आगे बढ़िए। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? बताइए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? क्या ऑप्शन होगा? यूरोप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? जर्मनी के एकीकरण मतलब एक करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या मेजनी? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? क्या मारेंगे? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? वास्तुकार पूछ रहा है, मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन है? क्या मारेंगे?
बताइए, कमेंट कीजिए। बिस्मार्क, वास्तुकार पूछेगा तो बिस्मार्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? विरुद्ध मतलब उसके उलट करके कौन होता है? विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें लगा हुआ है क्या? नहीं है। तो 3 को क्या होगा? 3 को होगा, इटली के एकीकरण में 3 का संबंध होगा, एक किसी का नहीं होगा। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में यही गलत हो जाता है। बिस्मार्क होगा, मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी। इसमें से 3 है, एक क्या है? नहीं होगा। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? मेजनी का तो है, काबूर का भी है और गैरीबाल्डी का है। तो आंसर इसमें कह रहा है नहीं, तो कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। बिस्मार्क का इटली के एकीकरण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, आगे बढ़िए। 14, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस में क्रांति हुई थी। कब हुई थी फ्रांस में क्रांति? पहले ये बताइए, फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण प्रजातंत्र शासन था, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसबदारी प्रथा? बताइएगा, कमेंट कीजिए। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? क्या था? निरंकुश शासन। और फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? 1789 यानी 1789 ईस्वी में। क्रांति का कारण पूछेगा तो निरंकुश शासन। क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। आइए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, वॉल्टेयर को, दिदरो को या रूसो को? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? क्या मारेंगे? नेपोलियन, वॉल्टेयर, दिदरो या रूसो को? रूसो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? फ्रांस ने मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? व्यवस्थापिका सभा, संविधान सभा, नेशनल कन्वेंशन या डायरेक्टरी में? बताइएगा। फ्रांस ने मानव नागरिकों और अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? किस सभा में की थी? कमेंट कीजिए। किस सभा में? बताइएगा आप लोग। संविधान सभा में। किस सभा में की थी? संविधान सभा में। मानव और नागरिकों का अधिकार की घोषणा किस सभा में की गई थी? संविधान सभा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में सामंतवादी का अंत कब हुआ था? सामंतवादी का अंत कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 4 अगस्त 1789 ईस्वी को, 18 नवंबर 1789 को, 24 सितंबर 1789 को और 21 मई 1789 ईस्वी को। बताइए। देखिए, बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है। सब में क्या दिया गया है? 1789, 1789 और 1789 दिया गया है, इसलिए आप लोग डेट भी याद करना पड़ेगा। बताइए, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था? 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस? हैप्सबर्ग, ऑर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जॉर्जशाही? बताइएगा। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? किस शासक वंश की स्थापना? बुर्बो वंश की स्थापना। क्या होगा? बुर्बो वंश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? किसे? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? क्या मारेंगे? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप का मरीज, ये तो आप लोग को पता होगा, बहुत आसान सा सवाल है। क्या यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए। किसका पहले आता है? तुर्की, मिस्र, यूनान, पोलैंड? किसका होगा? तुर्की का। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। आइए आगे बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान
ज्ञान एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। देखिए साहित्य यहाँ पे एवं यहाँ से काट करके यहाँ लिख दीजिए इसको, एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? कमेंट कीजिए, क्या मारेंगे? यूनान। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? पूछेगा जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरगंज या शिवाजी? किसने की थी? जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? क्या मारिएगा? जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? बताइए बिस्मार्क क्या था? क्या था? कमेंट कीजिए, क्या था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क पे क्या था? कूटनीतिज्ञ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? मतलब पर्सा का चांसलर कब बना था? 1860, 1862, 1863 या 1865? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? कब किया गया था? बताइए। 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो है किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? मतलब वो किसके विचारधारा से प्रभावित हुए थे? रूसो, हीगेल, ऑस्टर्ड और जैकब। बताइए बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? किसके विचार से प्रभावित था? हीगेल। बिस्मार्क किसके विचारधारा से प्रभावित था? हीगेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना में जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1815, 1820, 1848, 1818 या 1848? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1800 कितना? मैसेज कीजिए ना आप लोग, क्या नहीं कर रहे हैं? 1815 में। सो जाते हैं क्या? देखिए ध्यान से, एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग ध्यान लगाइए। 1 से 2 बार वीडियो को जरूर सुनिए, अपने आप सब याद हो जाएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष पूछेगा, वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन था? कब हुआ था? तो 1815 मारेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिख, नेपोलियन बोनापार्ट या लुई 18वां या चार्ल्स एडवर्ड? वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? मेटरनिख। वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, पर्सा, ऑस्ट्रिया, यूनान? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? कहाँ का था? बोलिए। पर्सा का। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं? जो नेपोलियन कोड होता है उसमें कुल कितना कोड होता है? क्या है? फर्स्ट 3, 5, 4, 7? बताइए नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं? 5। कितने कोड होते हैं? 5। पूछेगा नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं? 5। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेंस संघ, सीसेल पाइन संघ, राइन संघ या इनमें से कोई नहीं? तीनों में से कोई नहीं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? बताइए किस संघ मारे? राइन संघ की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 30। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? नेपोलियन संहिता 1801, 1791, 1789 या 1804? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? क्या मारेंगे? 1804। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? 1804। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटरनिख क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी, घोर सामंतवादी, तानाशाही या प्रजातांत्रिक? क्या था? नेपोलियन क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी या घोर सामंतवादी, तानाशाही या प्रजातांत्रिक? क्या था? घोर
प्रतिक्रियावादी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? 1847, 1848, 1849 या 1850? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हो गया था? मेटरनिख का पतन कब हुआ था? 1800 क्या मारेंगे? 1848 या 48? बताइए। 1848। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटरनिख कौन था? रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट या पर्सा का चांसलर? मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, लग रहा है सो गए हैं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया था? मेजनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया था? बताए हैं शुरू में। यंग यूरोप, क्रांति सेना, विक्ट्रीन या यंग इटली? बताइए। मेजनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया था? बताइए। इसमें से दो ऑप्शन कर रहे हैं, यंग यूरोप या यंग इटली। यंग यूरोप की स्थापना, यंग इटली की स्थापना कब की गई थी? 1831 में। किसने किया था? मेजनी ने। और यंग यूरोप की स्थापना तो 1834 में किया गया था। किसने किया था? इसका भी स्थापना मेजनी ने ही किया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिका और डाइट। मेजनी का संबंध किस सेना से था? बताइए। मेजनी का संबंध किस सेना से था? कार्बोनरी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉलवेराइन एक संस्था थी। जॉलवेराइन एक संस्था थी किसका? क्रांतिकारियों की, व्यापारी की, विद्वानों की या पादरी की? जॉलवेराइन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? क्या मारेंगे? व्यापारी। जॉलवेराइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, सार्डिनिया, नेपाल। जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? किसने की थी? पर्सा ने। जॉलवेराइन किसकी संस्था थी? बताए हैं, व्यापारियों की। जॉलवेराइन किसकी संस्था थी पूछेगा तो व्यापारियों की। और जॉलवेराइन ने किसकी स्थापना की थी? किस राज्य की स्थापना की थी? पर्सा की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। हंगरी की राजधानी क्या थी? बताइए। हंगरी की राजधानी क्या थी? बुडापेस्ट, रोम, पेरिस, मॉस्को। हंगरी की राजधानी क्या थी? हंगरी की राजधानी क्या थी? क्या मारेंगे? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या थी? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या हो गई? बुडापेस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट। इसकी भाषा पूछेगा तो फ्रेंच, पोलिश, मैग्यार, म्यांमार या इतावली। म्यांमार यहाँ नहीं होगा, मैग्यार होना चाहिए। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार हो जाएगा। ये म्यांमार नहीं, मैग्यार। हंगरी की भाषा। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन, कोसुद, मेटरनिख या गैरिबाल्डी। हंगरी में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? कोसुद ने। किसने किया था? कोसुद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई में जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 1942, 1943, 1944, 1946। हनोई समझौता कब हुआ था? 1900 क्या होगा? 1946। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेड्रोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? यानी किसकी हार हुई थी सेड्रोवा का युद्ध में? पर्सा की, सार्डिनिया की, नेपाल की या ऑस्ट्रिया की? सेड्रोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया की। किसकी?
ऑस्ट्रिया की। सेड्रोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेड्रोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? सेड्रोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? रोम इटली, ऑस्ट्रिया पर्सा, भारत पाकिस्तान, चीन और म्यांमार। सेड्रोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बताइएगा, सेड्रोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इसके बारे में क्या पढ़ा थे अभी? सेड्रोवा का युद्ध में किसकी हार हुई थी? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की क्या हुई थी? हार हुई थी। तो जब ऑस्ट्रिया की हार हुई थी तो इसमें से ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का ही, तो क्या मारेंगे? इसी से हम अंदाज लगा लेंगे, ऑस्ट्रिया और पर्सा। सेड्रोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑस्ट्रिया एवं पर्सा। एक होता है इसके बाद सेड्रॉन, सेड्रॉन का युद्ध। आप पूछेगा और सेड्रोवा का युद्ध पूछेगा तो क्या मारेंगे? ऑस्ट्रिया और पर्सा, और हार हुई थी ऑस्ट्रिया। सेड्रॉन का युद्ध हुआ था पर्सा एवं फ्रांस, पर्सा और फ्रांस। सेड्रोवा का युद्ध ऑस्ट्रेलिया पर्सा, वार रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया और पर्सा। सेड्रॉन पूछेगा न रहेगा तो पर्सा और फ्रांस। क्या मारेंगे? पर्सा और फ्रांस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ ही गया। सेड्रॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था? बताइए आप लोग, सेड्रॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया पर्सा, पर्सा डेनमार्क, पर्सा फ्रांस या इटली रोम? क्या हो जाएगा? पर्सा और फ्रांस, पर्सा और फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890, 1848, 1871 या 1870? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? कब हुआ? 1871। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III या बिस्मार्क? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी, यानी किसकी हार हुई थी? रूस की, फ्रांस की, यूनान की, तुर्की की? यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? किसकी हुई थी? तुर्की की। यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें हार किसका हो गया था? तुर्की का हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1840, 1845, 1853 से 54 में या 1856 में? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 54 ईस्वी में। क्रीमिया में जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1853-54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनरी की स्थापना, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1800, 1805, 1808 या 1810? कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1800, बताइए, 1810। कार्बोनरी की स्थापना 1810। आगे बढ़ते हैं, काउंट काबूर, काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुएल को किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुएल को किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? बताइएगा, काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुएल को किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? बताइए, प्रधानमंत्री। कौन सा पद था? प्रधानमंत्री का पद पर नियुक्त किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? किसकी? राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, पुनर्जागरण या गौरवपूर्ण क्रांति? बताइए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौ, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था? बताइएगा, बिस्मार्क। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजनी, बिस्मार्क, काबूर या गैरीवाल्डी? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था?
गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। और लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। आइए आगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1863, 1864, 1871 या 1872? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्साई की संधि 1900, वर्साई की संधि कब हुई थी? 1918, 1919, 1920 या 1930? 1923। वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? बताइएगा, वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919। नेक्स्ट, मैरियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मैरियन किस देश का? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस? मैरियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? बताइएगा, मैरियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? फ्रांस। किस देश का है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था? कह रहा है, इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए, मतलब यूनान के लोगों को आज़ाद कराने के लिए, वह क्या हो गया? यूनान में ही अपना शहीद हो गया था। बताइए, शेक्सपियर, लॉर्ड बायरन, मिल्टन या इनमें से कोई नहीं? इंग्लैंड का कौन सा कवि, इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गया था? बताइए, कौन है? लॉर्ड बायरन। क्या होगा? लॉर्ड बायरन जो है यूनान में शहीद हो गया था। गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही, किसान, जमींदारी, नाविक? बताइए, अभी जस्ट बताएं क्वेश्चन का आंसर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? क्या थे? नाविक थे। क्यों उनको नाविक कहा गया था? क्योंकि वह नाव चला करके अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? नाविक कहा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेलस? वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेड्रोवा का युद्ध, पार्सा डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? क्या मारेंगे? सेडान। जर्मनी का युद्ध कब पूरा हुआ था? सेडान का युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? बताइए, इसका भी सेडान ही होगा। सेड्रोवा, इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण हुआ था सेडान के युद्ध के बाद ही। क्या मारेंगे? दोनों रहेगा तो सेडान ही मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि, गैस्टिन की संधि, या डेनमार्क की संधि, या प्राग की संधि? किस संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? क्या मारेंगे? बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप का क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिख, गैरीबाल्डी? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? मेटरनिख ने।